इसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपने प्यारे से पेपर सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल टीयर 1 की बात कर रहे हैं 2025 की, ठीक। ओके, अपना यो शिफ्ट टोटल कितना वहाँ हो जाएगा, यो हमारा शिफ्ट हो जाएगा भाई 18वां हो जाएगा 48 में से, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम मतलब आधे की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे ही 6 शिफ्ट और आ जाएंगे तो अपने 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे तो अपने आधे आ जाएंगे ये सारे। तो भाई जल्दी जल्दी मैं स्पीड देने की इसको कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक आई एम स्टिल वेटिंग 1K व्यूज। एक भी वीडियो पे 1K व्यूज, मतलब क्या हम डिजर्व नहीं करते? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ की कि एक भी वीडियो के मुझे 1K व्यूज नहीं मिले भाई, नहीं मिले। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत फेस कर रहा हूँ मैं इस समय पे इस चीज़ से रिगार्डिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर भी अपना काम करते रहते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं। ओके, भाई आपकी प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको सॉल्व करके भेजने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। लॉन्ग वीडियोस में मैं बकवास नहीं करता हूँ, ठीक है। शुरुआत में बस थोड़ा सा इतना बताया भाई क्या चल रहा है, लास्ट में आपसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मांग लेता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मांगता हूँ। इसके अलावा मतलब क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है मुझे आपके लिए, कि मुझे व्यूज़ गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। 17 सितंबर का जो है लास्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो इसमें जो अपने 25 क्वेश्चन होंगे उसमें से पहला क्वेश्चन जो है क्या है उसकी बात करते हैं। ये वॉइस का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स वर मेड यानी कि ये वॉइस पैसिव वॉइस में दे रखा है ना। टू री राइट द एसे ट्वाइस। ओके, तो वर मेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब अकेला मेड यहाँ पे होना चाहिए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें भी है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे दिया है द टीचर कहाँ है इसमें? द टीचर मेड टू री राइट द एसे। सब्जेक्ट हम क्या लेके आएंगे इसका? द स्टूडेंट्स। नहीं, ये तो लेके नहीं आएंगे भाई फिर हम। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? द स्टूडेंट्स, यहाँ पे री रोट लिख रखा है, ये गलत हो गया। वॉज मेकिंग गलत हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स री राइट द एसे ट्वाइस, गलत है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें ये विरोधाभास देख सकते हैं। जो मेरा ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है? द स्टूडेंट से शुरू हो रहा है, ये भी मेरा द स्टूडेंट से शुरू हो रहा है। यहाँ पे वर मेड की जगह पे मेरा सेकंड फॉर्म आ गया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेड, द स्टूडेंट्स मेड टू री राइट, ये मेरा री राइट आ जाता है, ठीक है। किसने लिखने के लिए बोला था? हिडन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बोलेगा तो टीचर ही बोलेगा, ठीक है। वैसे अंडरस्टूडेबल में सब्जेक्ट में यहां लेके आ रहा हूं तो बन नहीं रहा, ये नहीं बन रहा मेरा, यही बन रहा है। द स्टूडेंट्स मेड द टीचर, स्टूडेंट्स को तैयार किया किसने? टीचर ने, री राइट करने के लिए द एसे ट्वाइस, 2 बार ऐसे, ठीक है। ओके, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। और नीचे वाले दोनों का तो कोई मतलब आसपास भी बात नहीं जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करो जो भी अंडरलाइन या बोल्ड जो सेगमेंट है उसके साथ। सी मेड अ डिसीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी डिड अ डिसीजन, सी हैड अ डिसीजन, टुक अ डिसीजन, डिसीजन लेना या एक क्या बोलते हैं उसको, निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है। या फाइनल डिसीजन जिसको आप बोल सकते हो। टुक अ डिसीजन होगा, मेड अ डिसीजन नहीं होगा। अगला क्या है? ईडियम दे रखा है हमें, ईडियम ये ठीक करना चाहिए। टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, टू थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, टू सरेंडर ए कॉन्टेस्ट, टू विड्रॉ सपोर्ट, टू शो डिसइंटरेस्ट, टू एंटर ए कॉम्पिटिशन और इलेक्शन। वेरी गुड, यही है। मतलब किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा होना, प्रतियोगिता का हिस्सा होना या उसमें हिस्सा लेना कहो, ठीक है। हिस्सा तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी होते हैं, है ना। अगला क्या है? अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड, जो ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड होते हैं वो हमारे, वो जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं? वो होते हैं डिक्री,
ये वाला स्पेलिंग सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की। इसमें अगला भी स्पेलिंग पूछा है, इजीली बेंट और इन्फ्लुएंस्ड, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है या आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, वो क्या होता है, लचीला, वो होता है मैलेबल। तो यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आपको देखने को मिलता है। मैलेबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है, ओके, लचीला। इन्फ्लुएंस्ड भी बोल सकते हो, इजीली बेंट भी बोल सकते हो, सब समझने के लिए आप इसके मीनिंग्स के रूप में। अगला क्वेश्चन 6th है, ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये है वन पर्सन हु लव्स एंड सीक्स विजडम और नॉलेज। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करता है या जानना चाहता है, मतलब वो अपनी बुद्धि या नॉलेज दिखाना चाहता है बार बार, ठीक है। सबसे पहले फिलेंथ्रोपिस्ट पे आ जाओ। स्पेलिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण जो है आपका स्पेलिंग है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट अपना क्या होता है, परोपकारी, ठीक है, व्यक्ति है, नाउन होता है। फिलोलॉजिस्ट, ये भी आपका जो है नाउन आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है भाषाविद, भाषाविद जो भाषा के बारे में जानता है। फिलोसफर आपका होता है दार्शनिक, दार्शनिक। और फिलेटलिस्ट जो आपके क्या इकट्ठे करता है, डाक टिकट्स जो है इकट्ठे करता है, ठीक है, डाक टिकट इकट्ठे करने वाला। संग्रहकर्ता लिख लो इसको अकेला, संग्रहकर्ता, ठीक है, ओके। सर आंसर क्या आया इसका, भाई वो परोपकारी नहीं हो सकता, वो भाषाविद नहीं हो सकता, वो दार्शनिक ही होगा, ठीक है। वो अपनी बुद्धि और मतलब उसको वो दिखाने की ज्यादा मतलब जरूरत होती है, ठीक है, और वैसे भी उसके पास बुद्धि है भाई, दिखाएगा तो ही, मतलब मैं और आप तो कर नहीं सकते ना इस तरीके की चीजें, उसके ऊपर बोलने का भी कोई मतलब होता है। नेक्स्ट एक और वन वर्ड हमसे पूछा गया है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आते हैं। एक ऐसा पर्सन हु गिव्स ओपिनियंस ऑन समथिंग बियॉन्ड देयर नॉलेज। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास, देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है, विजडम है, ठीक है, जो प्रेम करता है उन चीजों से, नॉलेज से, जो नॉलेज रखता है, मतलब उसको फिलोसफर हम लोग कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो हर जगह अपने ओपिनियंस देना पसंद करता है, जो उसकी नॉलेज से भी बाहर है। एमतुर तो सौकिया होता है, सौकिया, ठीक है, ओके। नोवाइस होता है नवसिखिया, नवसिखिया। अनएक्सपीरियंस्ड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। डेलेटेंट, डेलेटेंट होता है शौकीन। अब ये शौकीन और ये शौकीन अलग अलग होते हैं। ये अनएक्सपीरियंस्ड होता है, सॉरी एक्सपीरियंस्ड होता है, और इसको मतलब आदत होती है वो चीजें करने की। ये अनएक्सपीरियंस्ड होता है, ये भी एक्सपीरियंस्ड होता है, लेकिन ये क्या करता है, बेफालतू के फचेड़ों में पढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इग्नोरमस, इग्नोरमस क्या होता है, इग्नोरमस का मतलब होता है मूर्ख आदमी, जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है, मूर्ख इंसान मूर्ख बोल दो इसको अकेला, एडजेक्टिव के रूप में ही रखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक को फिल करना होगा, करते हैं। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, सिचुएशन क्या, डैश इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। देखो हैड लेफ्ट लिखा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमसे पूछिए कोई कंजंक्शन ऐड करनी होगी हमें। तो भाई आपका हार्डली होता है ना, हार्डली, उसके साथ व्हेन ऐड होता है, ये कंजंक्शन का पेयर होता है, ठीक है ना। इनको फिक्स कंजंक्शन बोल सकते हो, जैसे हम फिक्स जो है प्रेपोजिशन बोलते हैं ना, वैसे ही फिक्स जो है आपकी कंजंक्शंस भी होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये व्हेन आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कॉमन एरर का, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, तो देख लो क्या है इसमें एरर। द कमेटी इज कमिटेड, अच्छा, फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस। अब देखो एक चीज यहाँ पे देख लो, मड़ी सी मतलब हरियाणवी निकल आया मेरे मुंह से एक शब्द। आजकल हरियाणवी में भी वीडियो क्रिएट करता हूँ ना मैं, आपने देखे होंगे अपडेट्स वगैरह इस तरीके की चीजें। तो कमेटी हो गया, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कमिटेड हो गया, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी हो गया, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो स्पेलिंग है। ओपिनियंस की भी ले सकते हो यहाँ पे, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट, ये तो एक बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द कमेटी, कमेटी को किस हिसाब से लिया गया है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। इज कमिटेड, इज कमिटेड है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, तो सिंगुलर वर्ब दे रखी है पहले ऑप्शन में, कोई गलती नहीं है। आगे पे पता चल सकता है, क्या पता आगे के हिसाब से पहले वाले ऑप्शन में गलती हो,
फिर भी पढ़ो, फिर अभी डिसाइड मत करो। फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर्स किसके, कमेटी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हैव लगा रखा है ये उस हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये डिवाइडेड नहीं है कमेटी अपने ओपिनियंस में। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हम देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू वॉइस देयर मतलब ये जो ऑल मेंबर्स हैं इनके लिए देयर आया है, ओपिनियंस उनके विचार हैं, इस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देयर भी ठीक है, कमेटी, कमिटेड, अपॉर्चुनिटी, ओपिनियंस, ये सब स्पेलिंग्स भी ठीक हैं, वर्ब्स भी ठीक हैं। फिर क्या गलती है, नो एरर का ऑप्शन नहीं है। ये तो भाई नो एरर का एक ऑप्शन होता तो मैं इसको नो एरर लगा के एक तरफ चला जाता, तो फिर और ज्यादा सोचने की हमें जरूरत पड़ेगी कि क्या हम गलती यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, एक गलती मेरे को दिख रही है, ऊपर है ना फिक्स प्रेपोजिशन पढ़े थे हमने, फिक्स प्रेपोजिशन की बात कर रहे थे, फिक्स कंजंक्शन पढ़ी थी, फिक्स प्रेपोजिशन की बात आई थी, तो कमिटेड के साथ 4 नहीं लगता, कमिटेड के साथ 2 लगता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको गलती दिख जाती है, बी में 2 लिख रखा है। तो ऐसे भी हम चीजों को कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख के बता सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान जवाब आप देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी एरर का क्वेश्चन है। इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड हर डिग्री, यहां से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड गेन सम एक्सपीरियंस, पास्ट में तो ठीक है। डिड सी फील, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड, इट वॉज ठीक है, नॉट अंटिल नॉट ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सी फिनिश्ड हर डिग्री, अच्छा ठीक है। एंड गेन्ड सम एक्सपीरियंस, डिड सी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अच्छा, चलो इस बात में सोचने की एक बात यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। क्या यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है, एक चीज होती है जो आपका एक क्या बोलते हैं उसको, जब आप ये लिखते हो ना, ये वाली बात, इट वॉज नॉट अंटिल सी फिनिश्ड या इट वॉज नॉट अंटिल, ये बात जब आप लिख रहे हो, इट वॉज नॉट अंटिल, ठीक है, ये जो बात लिख रहे हो, इसके लिए इसके हिसाब से आप यहाँ पे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो गया सर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया और फिर आपकी मेन वर्ब आई है ना, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। इसको आप सिंपल सेंटेंस में बनाओगे, फिर ये क्या कर दोगे, यहाँ पे सी फील का फेल्ट हो जाएगा, फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में गलती है, 3 में ही लिख रखा है क्या, ऐसे ही लिखते आ रहे हैं अब तक तो, हाँ यही बात है, तो 3 में लिखा हुआ है, ये गलती है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हैशटैग लगा के चीज़ों में रख लेना, थोड़ा सा क्लोज का जो है यहाँ पे एंगल आता है, क्लोज वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है होमोनियम का। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड ए ब्यूराइड क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, क्रिप्ट का मतलब होता है भाई, आपको देखने को मिलता है जो ब्यूराइड क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जो दफन की गई, जो क्या बोलते हैं उसको, दफन जब करते हैं ना, बॉडी जो होती है दफन की हुई, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, ठीक है, उस चीज को क्रिप्ट हम बोलते हैं, ओके। आगे क्या दिया है, द पोएम वॉज रिटन इन ए क्रिप्ट स्टाइल नो वन कुड डिसिफर, मतलब पोएम जो है ना इस तरीके के क्रिप्ट तरीके से लिखी गई थी। क्रिप्ट मतलब यहाँ पे गुप्त तरीके से बोल सकते हो, जिसको कोई भी डिपिक्ट नहीं कर पाया या डिसिफर जो है एक तरीके से नहीं कर पाया, जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। मेरा आंसर है ये, द क्रिप्ट बेनिथ द कैथेड्रल हेल्ड एनिशियन टॉम्स, देखो टॉम्स का जिक्र आ गया, क्रिप्ट यहाँ पे भी सेम ही मतलब है। द क्रिप्ट कंटेन्ड रेलिक्स फॉर अर्ली सेंट्स, सेंट्स का जिक्र आया तो क्रिप्ट वही कब्र या फिर जो डेड बॉडी है ना, उस चीज का जिक्र मान सकते हो। विजिटर्स वर नॉट अलाउड
वर नॉट अलाउड इनसाइड द क्रिप्ट आफ्टर द डस्क, यहाँ पे भी यही मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें मुझे ज्यादा जो है सोचने की या ज्यादा भाग दौड़ करने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, पिछली शिफ्ट में आपको 21 से 25 तक क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे 13 से 17 तक आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलो देख लो, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में है, औद्योगिकीकरण के बारे में है। और जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे उस समय के बारे में यहाँ पे हमसे जो है बात करेगा, तो उसके बारे में ये हमारा दिया हुआ है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। Industrialization in colonial India represented a paradox of progress and appearance of modernization, concealing deep economic subordination। कहने का मतलब क्या है, जब हम अंडर ब्रिटिश रूल थे, जब हम औपनिवेशिक काल में थे, तो भारत में जो औद्योगिकरण था वो प्रगति का एक विरोधाभास बोल सकते हो। विरोधाभास का मतलब क्या है, पैराडॉक्स का मतलब, पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का विरोधाभास। क्या कैसे बोल सकते हो आप उसको, मतलब जो आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, वो एक दिखावा था, वो छिपा हुआ था पीछे, ठीक है ना। आधुनिकीकरण का दिखावा था, जो मतलब आप बोल सकते हो कंसील हो रखा था, वो छिप रखा था डीप इकोनॉमिक सबॉर्डिनेशन के पीछे। मतलब जो अधीनता है ना हमारी, है ना, हमने अधीनता स्वीकार कर रखी थी ब्रिटिशर्स की, तो उसके पीछे वो चीज छुपी हुई थी, ठीक है। हमारी प्रगति मतलब उनकी प्रगति थी, हमारी कोई खास प्रगति नहीं थी। जैसे जैसे पैसेज आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइट। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर आप ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करोगे, पावर्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। अगर आप ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हो, ब्रिटिश जो समझ रहे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हो जब आप भी आप, है ना, तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पावर्ड बाय, वो जो है इंस्पायर्ड बाय बोल सकते हो, पावर्ड बाय बोल सकते हो, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थी और कैपिटलिस्ट जो एक्सपेंशन थी वो थी, पूंजीवाद जो बढ़ रहा था धीरे धीरे, वो चीजें उसमें शामिल थी। फाउंड इन इंडिया बोथ ए वास्ट मार्केट एंड ए लिमिटलेस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो ये बात है ना, रॉ मटेरियल्स, इसको है ना, मतलब इसको ऐसे हाईलाइट करके दिमाग में डाल लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। रॉ मटेरियल्स का मतलब है कच्चा माल, कच्चा माल। देखो, जब उस समय ब्रिटिश जो है वहां पे इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज का मतलब बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज उनका विस्तार हुआ था, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे विस्तार हो रहा था, जब एक्सपेंशन हो रहा था, है ना, तो उस समय पे उनको कच्चे माल की जरूरत थी। तो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे या इंडस्ट्री के नाम पे जो चीजें यहाँ पे की जा रही थी अंडर ब्रिटिश रूल, तो वो इसलिए की जा रही थी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है बहुत अच्छे मिल सकते थे, अच्छे लेवल पे मिलता था और बहुत बढ़िया मिलता था, और वो मजबूर करके हमसे करवा भी लेते थे, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी या जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल था, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, सॉरी एग्रीकल्चर तो हमारा उस लेवल पे था ही, मतलब शुरुआत से ही ठीक ठाक मान सकते हैं हमारे यहाँ पे था, और हम लोग जो है हमेशा से ही मेहनत कश लोग रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमारे पास जो है इजीली देखने को हमें मिल रही थी, ठीक है, ओके। रेदर देन, बजाय कि इसके फोस्टरिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज ग्रोथ, colonial policies deliberately shifted it, stifled और shifted एक के बाद जो है बोल सकते हो आप यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि भारत में है ना, भारत में बहुत ज्यादा कच्चा माल उनको मिलना था, और उन्होंने क्या किया, जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज ग्रोथ थी, मतलब जो हमारे घरेलू जो उद्योग थे, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़े थे, जो भी थे घरेलू जो हमारे उद्योग थे, उनको है ना एक तरीके से खत्म कर दिया उनकी ग्रोथ को, और कॉलोनियल पॉलिसीज इस तरीके से हमारे ऊपर लगाई कि आप है ना हमारी करी हुई खेती करोगे, जो हम बोलेंगे जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। लालच बोल सकते हो, फोर्स बोल सकते हो, दोनों तरीकों से। यट कहाँ गया ना, यट नहीं, इंडिया वंस ये मैंने क्या कर दिया भाई, Yet rather than fostering industries, आप ये बोल सकते हो कि फिर भी आप ये बोल, अच्छा इसका नहीं बताया मैंने, है ना,
रॉ मटेरियल्स का, हाँ ठीक है। इंडस्ट्रियल, फिर भी आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो खुद के उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बजाय जो वहां से पीछे से जो बातें आती थी ना उनको शिफ्ट कर दिया था हमारे यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया वंस renowned for its textile craftsmanship was show its thriving handloom sector dismantled through a combination of tariff manipulation, import domination and the flooding of British manufactured goods। बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है, अच्छे तरीके से हमें समझनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी और आज हमारी इंडस्ट्रीज कैसी हैं और आज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज कैसी हैं, वो चीज़ें हमें समझने में ये लाइन जो है बहुत हद तक डिफाइन करती है हमारी बातों को। भारत जो कभी अपने वस्त्र उद्योग के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था, आज भी हम जाने जाते हैं, ठीक है, आज भी हम जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए। जो हमारा खुद का जो टेक्सटाइल क्राफ्ट्समैनशिप जो थी हमारी खुद की और रिनोन्ड थी, प्रसिद्ध थे हम पूरे विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे हम। उसमें है ना क्या कर दिया, जो आज के टाइम पे ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, ये टैरिफ जो मैनिपुलेशन है इस तरीके से, वे जिसकी चलती में अपनी चलती में कौन मतलब घाटा गला कर रहा है, हमारी हरियाणवी में बोलते हैं ऐसा नहीं। तो बात क्या हुई कि मतलब फोर्स किया गया हमें और टैरिफ्स लगाए गए, उसमें मैनिपुलेशन किया गया, चाट काट की गई और इम्पोर्ट डोमिनेशन रखा गया कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा करवाया, एक्सपोर्ट जो है उस लेवल पे नहीं करवाया या बहुत कम दाम पे करवाया। अगर एक्सपोर्ट भी होता था तो बहुत ज़्यादा होता था, तो भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था अगर हमारे देश की बात करोगे आप तो, ठीक है, क्योंकि कच्चा माल रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था और तैयार करके हमारे यहाँ पे फिर वो भेज रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स थे ना उनको भेज रहे थे यहाँ पे और हमारे यहाँ के सस्ते माल पे भेज रहे थे। अगर मैं पैसेज से बाहर चला जाऊं तो सस्ते जो है भेज रहे थे वो, ठीक है, तो सस्ते माल को हमारी मार्केट में उतार रहे थे। तो हमारे जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड जो हमारे क्राफ्ट्समैन जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे हमारे यहाँ पे, बनाते थे उन चीज़ों को, तो वो महंगी हो गई बजाय कि ब्रिटिश के। तो हमारे जो उद्योग है ना वो अपने आप जो एक तरीके से खत्म हो गए भाई, ये चीज़ आपको देखने को मिलती थी। द रेलवेज, रेलवे की बात करोगे, ऑफन सेलिब्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइमरीली सर्व्ड the colonial purpose of resource extraction and troop movement rather than nation integration। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो एक चीज बताई, रेलवेज, जैसे ही रेलवे हमारे देश में आई उसको सेलिब्रेट किया गया था सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन के लिए। शुरुआत में नहीं किया था, एक्सेप्ट लोगों ने सोचा था कि ये इस तरीके की भ्रांतियां फैल गई थी कि लोगों को इनको आगे फेंक के मारा जाएगा, जैसे ही बिजली हमारे यहाँ पे लेके आएगी तो तारों से बांध के मारा जाएगा। ऐसी चीजों के बाद की बात की जा रही है कि जो उसको है ना आधुनिकीकरण का एक मतलब प्रतीक माना गया, लेकिन उसका मेन पर्पज क्या था, जो भी कॉलोनियल पर्पज थे ना उनको एक तरीके से क्या करना था, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो यहाँ से लेके जाने थे उनको लेके गए, और ट्रूप मूवमेंट मतलब सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये जो है मेन काम उसके थे। सबसे पहला उद्देश्य ये था, बजाय कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय जो एकता है उसका। सिमिलरली इसी तरीके से बात करोगे, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर डिजाइंड लेस फॉर एग्रीकल्चर वेलफेयर फॉर एनहेंसिंग रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपोर्ट एफिशिएंसी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से अगर सिंचाई की बात करोगे, जो खेतों में सिंचाई की बात है, सिंचाई की बात करोगे, या फिर आप बेसिक जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि बेसिक जो हमारे बुनियादी जो ढांचे हैं उनके बारे में परियोजनाएं लेके आई गई है ना, वो एग्रीकल्चरल वेलफेयर के लिए नहीं थी, हमारे मतलब कृषि कल्याण के लिए कम थी, और जो राजस्व वसूली उससे करनी थी ना उसके लिए जो है ज्यादा थी। रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपोर्ट जो एफिशिएंसी के लिए मतलब ज्यादा एक तरीके से बनाई गई थी ना। तो मतलब निर्यात दक्षता इसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट एफिशिएंसी को, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे लिए उन्होंने काम किया, इन शॉर्ट जो भी हमारे लिए काम किया हमारा फायदा बता के, और बाद में फिर उसका कोई फायदा हमारे लिए नहीं हुआ, तो ये बात आपको देखने को मिलती है, जाहिर सी बात आपको
देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, द कॉलोनियल इकोनॉमी thus functioned as an appendage to British industry structure to benefit the metropolis while improvising the colony। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे मतलब ये है कहने का कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इस प्रकार से जो औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश उद्योग का एक मतलब एक पार्ट बन के रह गई थी। जो भी बड़े बड़े महानगर थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और जो उनके औपनिवेशिक थे उनको एक तरीके से क्या करने के लिए, गरीब एक तरीके से बनाने के काम जो है लगातार ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एक तरीके से यहाँ पे कर रही थी। द डेक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस एंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट व्हाइल द एग्रेरियन पॉपुलेशन फेस्ड द माउंटिंग लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इनडेप्टनेस। भाई जबरदस्त लाइन लिख रखी है। मतलब हमारे जो स्थानीय उद्योग थे जिसमें हथकरघे, जो हाथ से काम करने वाले, देखो उस टाइम पे तो हाथ से काम करते थे, तो 20-30 साल से 50 साल से मान सकते हो आप मशीनी युग जो है आया है, ठीक है। अभी तो टोटली मशीनी युग हो चुका है, लेकिन उससे पहले तो हाथ से ही काम करने वाले लोग थे हमारे यहाँ पे, है ना। तो मतलब लगातार गिरता हुआ जो ये स्तर था किसका, जो स्थानीय उद्योग थे, उन स्थानीय जो कारीगर थे, उद्योग थे, उनको जो एक तरीके से बदल दिया गया था। कैसे, जो ब्रिटिश जो चीजें थी वो ज्यादा घर कर रही थी हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। और जो लगातार जो डिमांड जो है किन की देखने को मिल रही थी, हमें लगातार ब्रिटिश जो चीजें थी उनकी डिमांड देखने को मिल रही थी। जो नहीं भी मांगेगा उसको फोर्स करके दिया जाता था। अब जब सस्ती चीजें मिलेंगी और काम वही होगा तो भाई उसको ही मतलब लेंगे। तो इससे हमारे जो किसान थे, है ना, उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। और फिर धीरे धीरे क्या बढ़ता गया, भू राजस्व जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। जो एग्रेरियन जो हमारी पॉपुलेशन थी, सही है, शुरुआत से ही हम तो एग्रीकल्चरल लैंड रहे हैं, उन्होंने मतलब लैंड रेवेन्यू के ऊपर डिमांड्स बढ़ती गई और हमारा जो है कर्ज भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। द रिजल्टिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम ए प्रोड्यूसर ऑफ finished goods to a supplier of raw materials like cotton, jute and indigo। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में से एक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसको मैं साथ के साथ बताना चाहूंगा। रिजल्ट क्या निकला इस चीज का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये शब्द समझने की कोशिश करो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी इंडस्ट्रीज थी, हमारे जो भी उद्योग थे, वो क्या हो गए, खत्म होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। हमारे उद्योग खत्म होने लगे तो उसके बाद उनको बदल दिया गया, किस में, इंडिया को किस में बदल दिया, प्रोड्यूसर की बजाय, जो फिनिश्ड गुड बनाता था उसकी बजाय, जो तैयार माल करता था उसकी बजाय एक रॉ मटेरियल सप्लायर बढ़ा दिया था। और वो भी किसका, मेनली कपास का, जूट का या फिर इंडिगो का, नील का, है ना। इवन द emergence of Indian entrepreneurs in the late 19th century occurred within a highly restrictive framework that favored British capital industries. Industrial growth was permitted only when it aligned with imperial interest, reinforcing dependency rather than self-sufficiency। यहाँ पे क्या बात कही इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे 19वीं शताब्दी के लास्ट की बात कर रहा है। जब 19वीं शताब्दी के अंत की बात करोगे आप, तो भारतीय जो भी इंडस्ट्रीज जो थी उनका उदय हुआ था। मतलब धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रहे थे, या फिर हमारे यहाँ से लोगों ने सोचा कि हम भी जो है इस क्षेत्र में अपना जो आजमाइश है एक तरीके से वो करते हैं। तो भाई फिर लोगों को उम्मीद आई, भारतीयों को ये उम्मीद आई कि भाई ठीक है, अब तो अपने लोग इस जो है इंडस्ट्री में घुस गए तो भाई अब हमें फायदा देखने को मिलेगा। तो लेकिन वो भी जो है अपने फायदे के लिए, है ना, अपने फायदे के लिए सिर्फ वो क्या करने लगे, हमारे ही लोगों के साथ धोखा एक तरीके से करने लगे, है ना। दिस इकोनॉमिक पैटर्न, इसी तरीके से जो आर्थिक जो ये सिस्टम इस तरीके से चला, लेड द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। इसने जो है क्या किया, एक नींव रख दी इसकी संरचनात्मक जो इनइक्वालिटीज मतलब असमानताएं, संरचनात्मक जो असमानताएं आपको देखने को मिली, उनकी नींव रखी। दैट परसिस्टेड, लोग जो लंबे समय तक चली आफ्टर इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस के बाद भी हम उस चीज से पीछा नहीं छुड़ा सके। जो ये पहले वाली लाइन में जो हमारे इंडस्ट्रियल जो लोग थे उन्होंने जो गलती की। द रेट्रिक ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल thus masked an exploitative design where progress was measured not by Indian prosperity but by the profitability of the empire। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से अगर औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अगर इन डेवलपमेंट की बात करोगे, डेवलपमेंट शब्द की, विकास शब्द की भाषा के हिसाब से बात करोगे तो एक शोषणकारी योजना जिसको छिपाया गया था, जहां पे प्रगति का मापदंड भारतीय समृद्धि नहीं था बल्कि उनका फायदा ही उठाना था। ठीक है, समृद्धि तो बिल्कुल ही नहीं थी इसमें। ठीक है, ओके, ठीक है सर। आगे जो है हम देखते हैं अपना क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 13 से लेके 17 तक। ओके, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज? प्रमोटिंग लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, एनकरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, सपोर्टिंग ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वेरी गुड, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही जो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जरूरत थी ना सिर्फ उसी मोटिव को आगे रखा गया, उसके बाद जो है बाकी मोटिव्स को आगे नहीं रखा गया। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रेलवेज अंडर ब्रिटिश रूल? रेलवे का क्या मतलब था ब्रिटिश रूल के अंदर? दे बिल्ट प्राइमरीली सोशल रिफॉर्म, उन्होंने बिल्कुल सोशल रिफॉर्म नहीं किया। दे एम टू एनहांस कॉलोनियल कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल ये सही है, उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल किया और एक्सट्रैक्शन के लिए मतलब सेना को इधर से उधर ले जाने के लिए या फिर सामान को, अपने सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए उन्होंने पर्सनली यूज किया था रेलवे को। एक मतलब ये शब्द आया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है पैसेज में? ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, द कोलैप्स ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल यही बात है। मतलब जो हमारे घरेलू जो इंडस्ट्रीज थे उनको एक तरीके से खत्म करना। क्या? घरेलू जो इंडस्ट्रीज थे ना उनको खत्म करना जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब था इस शब्द का। ठीक है, ओके। अगला क्या है? why were Indian entrepreneurs limited their success during the colonial rule? हमारे जो खुद के जो इंडियन जो एंटरप्रेन्योर थे, हमारे जो भारतीय उद्योगपति थे, उन्होंने लिमिटेड कैसे कर दिया अपनी जो सक्सेस है उसको कॉलोनियल रूल के दौरान? उन्होंने लैक कर दिया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को। दे फेस्ड एन अनसपोर्टिव डोमेस्टिक मार्केट, ऐसी बात नहीं थी, सपोर्ट तो बिल्कुल मिलना था, ये गलत बात है, उनकी गलती थी। दे ऑपरेटेड विद इन ए बेस्ड सिस्टम फेवरिंग, उन्होंने फेवर किया था ब्रिटिश कैपिटल को, यही बात आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, उनकी गलती थी ये, जिसके बाद हम मतलब उनकी गलती के बाद हम किसको भी किस समय तक भी ठीक नहीं कर पाए, इंडिपेंडेंस के बाद भी ठीक नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी डज द पैसेज हाईलाइट? इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल भी नहीं करता ये। एंड्यूरिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, बिल्कुल ये बात बहुत हद तक जो है ठीक हो सकती है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गलत बात। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, नहीं, ये तो बड़ा था, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही बात हो जाएगी। मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ था कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी का हमारे यहाँ पे यही हुआ कि हमारी जो संरचनात्मक आर्थिक जो स्थिति थी ना, असमानताएं थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय पे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? 18, 19 और 20, ये 3 क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस से। चलो 18वां देखो। सी सैड दैट वेयर यू है, यू के बाद आई आ जाएगा, वॉज गोइंग, यहाँ पे गलत है। से आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 19 कहता है द टीचर सैड लेट द स्टूडेंट्स सबमिट देयर होमवर्क टुमारो। ठीक है, अच्छा, द टीचर सैड तो हमें लिखना ही पड़ेगा। द टीचर सैड नहीं, सॉरी, टीचर ने क्या किया? ऑर्डर दिया, तो द टीचर ऑर्डर्ड सही रहेगा, सैड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, एडवाइस नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। द स्टूडेंट्स, ऑर्डर किया स्टूडेंट्स को, क्या करना है? टू के साथ फिर हम जोड़ते हैं, लेट को हम खत्म कर देते हैं, सब्जेक्ट ये बन जाता है इसका, फिर हम टू के साथ सबमिट को जोड़ देते हैं, टू सबमिट देयर होमवर्क। ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सी सैड दैट
इफ सी हैड नोन अबाउट द मीटिंग सी वुड हैव अटेंडेड इट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, और ये क्वेश्चन अलग भी नहीं है, इसका बारे में हम पहले भी जिक्र एक तरीके से कर चुके हैं। ये पास्ट की अनरियल कंडीशन के बारे में बात करता है, अनरियल कंडीशन के बारे में ये बात करता है, ठीक है, जो पूरी नहीं होती शर्त पास्ट में, उसके लिए ये बात करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें ढूंढना है इसमें। सी सैड दैट, अब इसमें हमें सी सैड ही रखना पड़ेगा, सब में यही दे रखा है क्या, सब में यही दे रखा है, जब हम ढूंढते हैं तो सब में यही दे रखा है, तो इसलिए हमें अटैक यहाँ पे करना चाहिए। तो दैट को हम काट देते हैं, ठीक है सर, काट देते हैं। ये सी है, ये खुद बात बताने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये सी क्या है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी 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 है, यहाँ पे भी, मैं इसको उठा नहीं सकता इस हिसाब से। तो जब एक बात याद होगी आपको, जब हम लास्ट टाइम इसके बारे में बात कर रहे थे किसी भी सेंटेंस में, तो ये 4 से 5 सेंटेंस इस तरीके के आ चुके हैं, 3 4 5 के आसपास इस तरीके का डिस्कशन हो चुका है पास्ट की अनरियल कंडीशन के बारे में, ठीक है। ओके, तो इसमें पास्ट की अनरियल कंडीशन जब हम बात करते हैं तो आपका इन्वर्जन बन जाता है वहां पे, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। तो ये देख लो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, ए और सी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे मैंने उठा लिया, ए और सी मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद मैं जाता हूं जो ये चीज है हैड आई नो, देखो ये भी मेरे मिल गया मेरे को आंसर। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, तो इसलिए मेरा डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बना लो इसको अब, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट, ये जो है बिल्कुल सही रहेगा। सी वुड हैव अटेंडेड की जगह पे आई वुड हैव अटेंडेड ही रहेगा, इसको ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये क्यों, क्योंकि ये पास्ट की अनरियल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। और पीछे के कुछ शिफ्ट्स में मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, लेकिन ये क्वेश्चन पीछे एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है भाई, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो चुका है 100% पीछे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, कर करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है 21, ये कहता है जंबल्ड ऑर्डर का है, कोरेंट पैराग्राफ में लगा दो। तो लगाते हैं भाई इसको, ठीक है। देखो क्या है, पहला सेंटेंस है सच इवेंट्स, तो मेरा ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग ये मेरा पहले नंबर पे रहेगा। इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, बिल्कुल पहले नंबर पे है। कम्युनिटीज मस्ट डेवलप देयर बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस स्ट्रेटेजीज, जुड़ नहीं पा रहा मेरा। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग मोर पावरफुल हरिकेन्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रोट्स, ठीक है। तो मेरा पहला मेरा दूसरा सेंटेंस है, मैं ये काट देता हूँ, ये काट देता हूँ। अब मेरा या तो आंसर पहला है या आंसर चौथा है, मैं चौथे से ट्राई करता हूँ। मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली, बढ़ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा पहला सच इवेंट्स, इस तरीके के इवेंट्स जो है वाइड स्प्रेड है डिस्ट्रक्शन और डिस्प्लेसमेंट के, नहीं जुड़ नहीं रही ये बात जुड़ नहीं रही। आंसर जो है मेरा पहला ही होगा। अब बनाओ इसका आंसर, देखो ये बात हो चुकी ग्लोबल वार्मिंग की। उसके बाद क्या कहा चौथा, इसके एग्जाम्पल में इंक्लूडिंग है ज्यादा पावरफुल हरिकेन्स और प्रोलॉन्ग्ड जो ड्रोट्स हैं, लंबे समय से जो ड्रोट्स क्या होते हैं, सूखा जब पड़ता है, बारिश कम होती है जब, ठीक है, ना के बराबर होती है बारिश या बहुत कम होती है बारिश जितनी की जरूरत होती है, तो उसको ड्रोट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर मेरा कौन सा है, फिर पहला है सच इवेंट्स, इस तरीके के इवेंट्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और डिस्प्लेसमेंट लेके आते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और फिर क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या हो सकता है, कम्युनिटीज को डेवलप करना चाहिए, बेटर प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस, लचीलापन लेके आना चाहिए अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं उनमें। आंसर जो है एक आपका हो जाएगा। सिनोनिम बताना होगा आपको इम्पेकेबल का, ये एडजेक्टिव वर्ड है हमारा इम्पेकेबल, और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, निर्दोष, ठीक है, निर्दोष ऐसे होता है शायद। फ्लॉलेस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है,
जो गलती नहीं करता, त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। सिनोनिम ढूंढना था, डाउटफुल, संदेह, केयरलेस, लापरवाह, ऑर्डिनरी, साधारण, साधारण। तो आंसर आपका फ्लॉलेस ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा देखने को मिलता है मुझे प्रीपैकेशियस एडजेक्टिव है, स्पेलिंग जो है याद करने की सलाह दूंगा, सिनोनिम ढूंढना होगा। सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, समझदार, समझदार या समझने योग्य, समझने योग्य आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। डल जो मूर्ख है, ये तो समझेगा ही नहीं। फॉरगेटफुल जो भूल जाएगा, ये भी नहीं होगा। अलर्ट जो सतर्क हो सकता है ये आंसर। पैसिव जो एक्टिव हो, अब देखो सतर्क होगा ये आंसर हो जाएगा, एक्टिव जो है अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। ओके, पैसिव जो है आपका आंसर, ओए पैसिव है, एक्टिव नहीं पैसिव है। पैसिव होता तो नजदीक जा सकता था। अलर्ट डिफाइन करने की ज्यादा मुझे लगता है जरूरत नहीं है, सिंपल ही वर्ड्स है। 24वां क्वेश्चन कहता है ऑब्ड्यूरेट जो मेरी वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव ले लेता हूं मैं। ऑब्ड्यूरेट का एंटोनियम बताना होगा। ऑब्ड्यूरेट मेरा क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। एक ये लिखा हुआ स्टर्बन, जिद्दी होते हैं ये। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होता है दृढ़, जो अड़ा रहे एक ही बात पे। फ्लेक्सिबल लचीला, ठीक है। कैलस, कैलस का मतलब आपको देखने को मिलता है कठोर, दृढ़ भी बोल सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। आंसर आपको मिल गया सर, मिल गया मेरे को, फ्लेक्सिबल मिल गया। एक तो ऑब्ड्यूरेट है, जिद्दी है, एक फ्लेक्सिबल है, लचीला है, अपनी बातें मान सकता है। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया आप, 17 की लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। पैराजंबल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, बनाते हैं भाई, ठीक है। ओके, चारों आ जाएंगे साथ में, आ जाएंगे आगे। इट रेफर्स मतलब पहले नंबर पे मेरा नहीं है ये। रेजिलियंस इज अ क्रिटिकल साइकोलॉजिकल ट्रेट बाई, पहले नंबर पे मैं रखूंगा। रेजिलियंस मतलब लचीलेपन के बारे में बात करा है, उसका इंट्रो दे रखा है। 2 मेरा पहले नंबर पे है, मैं इसको काट देता हूं, इसको काट देता हूं। इंडिविजुअल्स विद हाई रेजिलियंस कैन कोप बेटर विद स्ट्रेस एंड सेटबैक्स, मतलब जिसके पास है ना रेजिलियंस हाई है, जिसके पास लचीलापन की जो क्षमता बढ़िया है ना, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो अच्छे तरीके से डील कर सकता है स्ट्रेस के साथ, या फिर जो भी उसको जिंदगी में सेटबैक्स मिलते हैं उनके साथ, ठीक है। ओके, कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट निकलता है बिल्डिंग रेजिलियंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप है ना रेजिलियंट होने चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी जो मेंटल जो हेल्थ है ना, मेंटल मानसिक जो स्वास्थ्य है हमारा, मानसिक रूप से हम दृढ़ मिलेंगे, मजबूत मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, वेलबींग हम जो है हो सकते हैं। तो मेरा 2 के बाद कौन सा जुड़ रहा है? बस मेन बात ये है, 2 के बाद मेरा तीसरा जुड़ जाएगा क्या? रेजिलियंस के बाद इंडिविजुअल्स को हाई रेजिलियंट होना चाहिए, जुड़ तो रहा है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं बाउंस बैक कर सकता हूं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जो है इससे उबर सकता हूं। जो भी मुझे सेटबैक्स मिलेंगे उनसे मैं क्या कर सकता हूं, उबर एक तरीके से सकता हूं। तो भाई यहाँ पे दोनों ही चीजें आप एक तरीके से ले सकते हो। चौथे ऑप्शन से हमने मिलाया, ऑलमोस्ट बन रहा है। पहला ऑप्शन से देखना, दूसरे के बाद पहला, इट रेफर्स टू, नहीं, चौथी नहीं होगी भाई, चौथी नहीं होगी, चौथी नहीं होगी। रेजिलियंस का मतलब बताया, फिर ये रेफर किसको करता है? एक ऐसी एबिलिटी है जो बाउंस बैक करती है एडवर्सिटी के ऊपर, विपरीत परिस्थितियों में हम जो है उसके ऊपर बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक करना एक फ्रेजल वर्ब होती है, अटैक करना समझ सकते हो इसका, ठीक है। उसका मतलब पहला होगा भाई इसका आंसर, स्ट्रॉन्ग है। मिल रहा है चौथा भी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है भाई, आंसर 1 आएगा इसका, ठीक है। हाँ सर, मेरे को ये जो आपने पढ़ा दिया ना, इसका पीडीएफ चाहिए। तो भाई एक तो ये टेलीग्राम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन। एक लड़के का कॉल आया, बहुत सारे आप में से करते हैं कॉल कि सर मेरे को टेलीग्राम चैनल आ ही नहीं रहा सर्च में। भाई स्किल IQ भी सर्च करोगे ना, स्किल IQ भी सर्च करोगे तो भी आपको इजीली मिल जाता है। और ये दूसरा टेलीग्राम चैनल है 3D लर्निंग एकेडमी जींद, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ। और ये दोनों यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सब है।
और ये आप जो है वीडियो राजवीर सिंह ऑफिशियल पे भी देख रहे होंगे या देख चुके होंगे। अगर आपने पूरा इकट्ठा तीनों सेट्स देखने हैं तो ठीक है ना, जैसे 17 सितंबर के तीनों सेट्स देखने हैं तो आप जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सिर्फ YouTube चैनल है, ठीक है। ओके, ये वैसे ही बन गया था, फिर मैंने सोचा कि इस पे है ना पोस्ट कर दिया करूंगा तीनों शिफ्ट एक साथ, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके चैनल के व्यूज आएंगे, आपके चैनल को इनकम जनरेट हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि आपके ऊपर कोई मतलब हम पेड बैच या PDF का कोई मतलब आपसे कुछ मतलब मैं कुछ नहीं लेता हूं, तो भाई कम से कम आप एड से तो जनरेट करवा ही सकते हो। बाकी आप मैं है ना एक काम कर दिया करूंगा, यहाँ पे है ना मैं स्कैनर लगाना शुरू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे सपोर्ट की है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसमें मतलब जो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप कर दिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत का मतलब ये है कि सीधा डायरेक्ट मेरे पास भेज दो, उसमें आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स इस तरीके से भेजोगे तो भाई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि आप अगर 30 रुपये भी भेज रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। पेन कहाँ गया हमारा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप ये मान के चलो, अगर आप 30 रुपीज भी भेज रहे हो तो डायरेक्ट 30 मेरे पास आ जाए ना। अब 30 में से है ना 15 या 20 रुपीज सुपर थैंक्स या सुपर चैट पे यूट्यूब खा जाएगा, तो आपके तो पूरे गए, वो मेरे पास पूरे नहीं पहुंचे। तो भाई यूट्यूब से मतलब आप क्या कर सकते हो, मैं स्कैनर लगा दिया करूंगा यहाँ पे, तो उसमें ही डाल दिया करो आप, ठीक है। ओके है ना बात। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।